टॉपिक शुरू करेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो आपका चैप्टर आपका जो वेव एंड ऑसिलेशन है, वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव के बारे में जो आपने पढ़ा होगा, उसी की थ्योरी, उसी के कॉन्सेप्ट ज़्यादातर इसमें यूज होंगे। और बेसिकली स्पेशली इंटरफेरेंस वाला चैप्टर, इंटरफेरेंस का जो पोर्शन था वो इसमें ज़्यादा यूज होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें लाइट के बारे में। तो हम ये सोचेंगे कि लाइट क्या होती है। तो लाइट विच फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच रिलीज फ्रॉम द सन एंड एनी अदर सोर्सेज। लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करते हैं कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और किसी मीडियम में इंटर करती है, किसी मीडियम में इंटर नहीं करती है। अगर जिस मीडियम में इंटर करती है तो वहाँ इंटर कैसे करती है। मीडियम में इंटर करती है तो किसी मीडियम में दिखाई देती है, किसी मीडियम में नहीं दिखाई देती है। तो इस लाइट में बहुत सारे फीचर दिखाती है कि हमें पढ़ेंगे कि लाइट अगर किसी मिरर के सामने, इसके सामने कोई मिरर रख दो तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमें इमेज दिखा देती है। और मान लो सपोज इसके सामने हमने लेंस रख दिया तो वो रिफ्लेक्ट होकर वो मुड़ जाती है। और अगर इसके सामने मैं प्रिज्म रख दे तो वो डिफरेंट कलर में डिस्पर्स हो जाती है। तो यही सब है। और इसी को हमारे साइंटिस्ट ने पढ़ा और बताया कि लाइट जो है कि ट्रेवल कैसे करती है, कि लाइट का नेचर क्या होता है, लाइट के रूल क्या होते हैं। तो इसी पे साइंटिस्ट ने इसकी जो है इसकी जो तुलना जो है कि मैकेनिक्स से की। और मैकेनिक्स में एक सिंपल सा रूल है कि जो चीज़ चल रही हो उसके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो लाइट जो चलती है तो उसके पास भी एनर्जी होती है। इसी पर साइंटिस्ट न्यूटन ने क्या किया, इसी की मैकेनिक्स का एनालॉजी करके इसे ही डिफाइन किया। और उन्होंने कहा कि जो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल के फॉर्म होते हैं। और उन्होंने जो पार्टिकल ला कर उसे कलर कहा, कैप्सूल्स कहा। कैप्सूल्स क्यों कहा? क्योंकि पार्टिकल में क्या होता है, मास होते हैं। और लाइट में जो होते हैं पार्टिकल, उनका मास मेजर नहीं कर सकते, वो बहुत छोटे छोटे मास होते हैं। इसलिए उन्होंने पार्टिकल ना कहकर कैप्सूल्स कहा। इसीलिए जो उन्होंने कहा कि जो कैप्सूल जहाँ किसी चीज़ में जो लाइट के फॉर्म में चलते हैं वो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो कैप्सूल्स होते हैं। वो जहाँ जाते हैं, जहाँ पे हिट करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ लाइट अप आकर आ जाती है। और वही कैप्सूल्स हमारी आँखों में के अंदर रेटिना को आके हिट करते हैं। और वही जब कैप्सूल रेटिना को हिट करते हैं तो वो चीज़ हमें दिखाई देने लगती है। इसलिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था न्यूटन कैप्सूलर थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि ये थ्योरी अप्रॉक्स 1675 के आसपास आई थी। उन्होंने कहा था, पहला पॉइंट कहा था कि एवरी पार्टिकल, जो हमारे पार्टिकल हैं, नोन एज कैप्सूल्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा था जो हमारे छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो कैप्सूल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो पार्टिकल है वेरी स्मॉल एंड इलास्टिक होंगे। उन्होंने ये बात कही थी, जो इसके जो पार्टिकल हैं ये बहुत स्मॉल और इलास्टिक होंगे। और इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर रेयर मीडियम में होंगे, क्या होंगे, जो रेयर मीडियम में है, तो ये पार्टिकल रेयर मीडियम में बहुत फास्टली ट्रेवल करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत फास्टली। और जो रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में होंगे, डेंसर मीडियम में उसमें क्या करेंगे, ये बड़े स्लोली ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक बात ये कही थी कि जो रेयर मीडियम में है वो पार्टिकल बड़े फास्टली ट्रेवल करेंगे। और डेंसर मीडियम में, जैसे कि किसी पानी में या वाटर में जब ट्रेवल करेंगे तो ये पार्टिकल बड़े स्लोली, पार्टिकल लाइट के जो है वो स्लोली, धीरे धीरे ट्रेवल करेंगे उसमें। और इन्होंने कहा था कि जब ये पार्टिकल जो है, जो कैप्सूल्स हैं, वो जब आके हमारी आँख के अंदर रेटिना को हिट करेंगे तब वहाँ
जो रेटिना को हिट करेंगे तो हमें एक सेंसेशन महसूस होगा, जिससे जैसे देखना, ये एक सेंसेशन हम लोगों को महसूस होता है। तो इन्होंने ये बात कही थी। आखिरकार इनकी ये थ्योरी बहुत गलत भी सब फेल भी हो गई थी, क्योंकि कई फिनोमेना ये डिफाइन नहीं कर पाई थी, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वगैरह। ये फिनोमेना इनके क्या नहीं कर पाए, डिफाइन नहीं कर पाई थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये थ्योरी फेल हो गई थी। और काफ़ी उस टाइम के बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ये बताया कि तो इनकी थ्योरी कुछ दिन तक चली और बाद में फेल हो गई। फिर धीरे धीरे एक हमारे फिर अलग साइंटिस्ट थे हाइगन, तो उन्होंने एक अपनी नई थ्योरी आई थी। तो उसमें उन्होंने नई थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम था हाइगन वेव थ्योरी। तो उसके बाद में 1678 में हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल। इन्होंने कहा था लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, पर आज के टर्म पे ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव ना होके ट्रांसवर्स वेव है। तो ये तो इनकी बात थी। और इन्होंने कहा था कि लाइट इज मैकेनिकल वेव। इन्होंने कहा था लाइट इज मैकेनिकल वेव। इस पर इन्होंने कहा था कि ये मैकेनिकल वेव है, ये किसी मीडियम, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम मेजर किया था जिसका नाम था ईथर मीडियम इन्होंने मेजर किया था। और इन्होंने कहा था कि ईथर मीडियम में जो वेव की स्पीड है वो इसके इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डेंसिटी के रेसिप्रोकल होती है। यानी इसका मतलब इन्होंने कहा था कि अगर मान लो इलास्टिसिटी बढ़ रही है तो वेव की स्पीड भी बढ़ेगी ईथर मीडियम में। अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो जो वेव की स्पीड है वो घटेगी। ठीक है, इसी चीज तो इन्होंने कहा था कि इलास्टिसिटी बढ़ रही है और डेंसिटी घट रही है तो क्या होगा, जो हमारी वेव होगी वो बहुत तेजी से प्रोपागेट करने लगेगी, बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। इसी चीज को समझने के लिए उन्होंने इसी चीज को समझने के लिए उन्होंने एक वो दिया था, फिनोमेना दिया था जिसका नाम था वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बारे में हम समझेंगे कि ये वेव फ्रंट है। इनकी जैसे अगर इनकी दो बातें गलत हो गई थी, लॉन्गिट्यूडनल वाली एक मैकेनिकल वाली का। फिर भी दो बातें गलत होने के बावजूद इन्होंने जो वेव फ्रंट वाला फिनोमेना दिया था वो काफ़ी इनका अच्छे से यूज़ किया गया। उसका यूज़ आज तक भी हम लोग इसका यूज़ करते हुए हैं। तो वही आज इस वेव फ्रंट के बारे में समझेंगे कि वेव फ्रंट है क्या, कैसे वेव वो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई जो वेव फ्रंट आप समझेंगे तो वेव फ्रंट का यहाँ पे कोई हम पॉइंट ऑफ सोर्स इमेजिन कर लेंगे, या कोई पॉइंट ऑफ सोर्स है यहाँ से इसकी लाइटें निकल रही हैं। ठीक है, इसकी लाइटें निकल रही हैं और ये आगे बढ़ रही है और हम यहाँ पे कोई मीडियम इमेजिन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई मीडियम इमेजिन करते हैं और इस मीडियम में जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करने लगेंगे। इन्होंने कहा अगर यहाँ से कोई लाइट निकल रही है, कोई लाइट निकल रही है और हम यहाँ पे एक मीडियम है, जो यहाँ पे मीडियम में जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करने लगेंगे। यहाँ पे कोई सरफेस इमेजिन करते हैं और वो सरफेस होगा उसे ही इन्होंने वेव फ्रंट का नाम दिया। इन्होंने ये इसमें क्या है, वेव फ्रंट में क्या कहा था कि इट इज एन इमेजिनरी सरफेस विच ईच पॉइंट है इक्वल फेज। इन्होंने क्या कहा था, इट इज एन, जो वेव फ्रंट के बारे में इन्होंने कहा था, इट इज एन imaginary which each point has same phase, same या equal phase, each has equal phase। ठीक है, तो यही इन्होंने कहा था, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और मैकेनिकल वेव होती है, लाइट मैकेनिकल वेव होती है और वेव फ्रंट। सबसे
ज़्यादा इनका जो महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने स्टेटमेंट था ये इनका वेव फ्रंट वाला था। इसको हम लोग आज तक यूज़ करते आ रहे हैं। और जो इनके दो थे लॉन्गिट्यूडनल और बोटेनिकल वाला, ये दोनों इनके गलत टर्म थे। और दोनों गलत होने के बावजूद भी इनका जो वेव फ्रंट वाला था वो आज तक हम उसको यूज़ करते हैं। और काफ़ी चीज़ें जो है वो इसे प्रूव करते हैं। इससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वो सब इसी चीज़ से प्रूव करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे अब आगे बढ़ते स्पेरिकल वेवफ्रंट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, कोई पॉइंट सोर्स है, तो वो अपने चारों तरफ जो है डायरेक्शन या चारों तरफ लाइट जो है चारों डायरेक्शन में लाइट बढ़ा रहा है, ठीक है। तो चारों डायरेक्शन में लाइट बढ़ा रहा है, ये इस प्रकार से मान लीजिए वो चारों डायरेक्शन में लाइट बढ़ा रहा है। और जो पार्टिकल है वो जो है वाइब्रेट करने लगते हैं। जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जो एक सरफेस इमेजिन जो सरफेस बनेगा, जो हम लोग सरफेस इमेजिन करते हैं, वो जो इसमें सरफेस बनेगा तो उसमें क्या बनेगा, स्फेरिकल सरफेस बनेगा इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का स्फेरिकल सरफेस बनेगा। और लेकिन हाइगन ने क्या कहा था, जो जैसे लाइट है वो आगे बढ़ रही है, लाइट है वो आगे बढ़ रही है, तो इन्होंने पीछे का नाम मान के इन्होंने आगे माना था फिलहाल जो सरफेस बनेगा वो तो स्फेरिकल ही बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने जो स्फेरिकल बनाया था तो ये इस प्रकार से स्फेरिकल माना था, ऐसे करके। तो ये हो गया आपका, ये ऐसे स्फेरिकल बनता चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जो है आपका ये बनता चला जाएगा। उसको सही से बनाते हैं। ये आपका स्फेरिकल जो वेवफ्रंट है, ये आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट क्रिएट होता चला जाएगा। आगे जैसे लाइट आगे बढ़ती जाएगी वेवफ्रंट आगे आपके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे उन्होंने कहा था बनाया था। हम लोगों के ये क्या नाम है, स्फेरिकल सरफेस में बनते हुए चलिए। फिलहाल स्फेरिकल जो आपका पूरा है ऐसे बनाते हुए जाएंगे तो आपको पूरा फिलहाल हम आधा लेंगे, क्योंकि हाइगन उससे पीछे से मतलब हमको कोई ना था, हमें आगे से मतलब क्योंकि लाइट आगे बढ़ रही है। अब इसी पॉइंट से अगर हम कोई लाइन खींचेंगे, मान लीजिए कोई लाइन खींचेंगे, तो वो क्या होगा, वो जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका सरफेस का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम कोई लाइन खींचेंगे तो ये हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर होती जाएगी। और जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हमारी जो लाइन है, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। जो हमारे सरफेस के जो परपेंडिकुलर जो लाइन हम कहेंगे, ये हमारी क्या कही जाएगी, रे ऑफ लाइट, R1 R2 और R3। तो इन्होंने इस पे क्या नाम है, तीन फेनोमेना इन्होंने चीजें दी थी। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स है, तो जब वो अपना कोई वेवफ्रंट क्रिएट करेगा, तो जो पॉइंट सोर्स अपना कोई वेवफ्रंट क्रिएट करेगा, तो वो किस प्रकार का वेवफ्रंट क्रिएट करेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट क्रिएट करेगा। तो हम इसको पूरा ना मान के हम इसको आधा लेते हैं। और यही जब जैसे लाइट आगे बढ़ती चली जाएगी वेवफ्रंट क्रिएट होते चलेंगे, जितनी लाइट आगे बढ़ेगी वेवफ्रंट क्रिएट हो जाएंगे। और जो आपकी जो रे निकलेगी, तो यहाँ से जो रे निकलेगी वो जो आपका जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो रे निकलती है उन्हें हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। वेव ऑप्टिक्स में आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, जो रे निकलती है उसे हम रे कहते हैं। यहाँ पे जो रे निकली उन्हें रे ऑफ लाइट कहेंगे। तो इन्होंने एक पॉइंट दिया था और वो पॉइंट का था